नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, कई बार हमने कहा है कि ये देश दो विचारधाराओं में बटा हुआ देश है। एक वो हैं जो गांधी को मानते हैं और एक वो हैं जो गोडसे को मानते हैं। दिखता भी है, धरातल पे भी दिखता है। 2014 के बाद का भारत बहुत अलग तरह का भारत है। अब वो दौर ख़त्म हो चुके हैं जब एक दक्षिणपंथी और एक वामपंथी दोनों मिलकर बातचीत करते हों, संवाद करते हों, उनके आपसी रिश्ते मधुर हों, बस विचारधाराएं अलग हों। अब ये देश गांधी और गोडसे के दो रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। एक रूप आप कंगना रनौत का देख सकते हैं, जो आंदोलन करने वाले बच्चों को गटर जनरेशन कहते हैं। ये गोडसे की पीढ़ी से हैं, गोडसे को प्रतिनिधित्व देने वाली पार्टी से संबंध रखती हैं, दूसरों के कैरेक्टर का असैसिनेशन करती हैं, बताती हैं कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो कैसी हो गई हैं। बहुत माइन्यूटली उन्होंने भारत की संसद का प्रतिनिधित्व करते हुए ये बातें आप लोगों के बीच में रखी हैं, जो आपने बेहतर तरीके से सुनी होगी। एक और दूसरा भारत भी है। वो भारत का जो स्वरूप है वो संसद में आप राहुल गांधी के स्पीच से देख सकते हैं कि एक इडियट भारत है। एक वो भारत है जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आंदोलन करता है, अपनी छाती पे लाठियां खाता है। एक वो भारत है जो अंधभक्तों का भारत है, इडियट का भारत है, या गौमूत्र विशेषज्ञों का भारत है। तो ये जो भारत है, इसमें दो तरह के जो भारत हैं, उनमें से हमारा भारत कौन सा है, हमारे संविधान का भारत कौन सा है, बीजेपी हमें कौन सा भारत देना चाहती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आज हम सबके सामने खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। क्योंकि 150 करोड़ का ये देश अगर इसी तरीके से विचारधाराओं में बटा रहा, इसी तरीके से एक दूसरे के प्रति नफरत में हमारा देश बटा रहा, तो हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और लगातार होता रहेगा। तो ये जो कंगना रनौत वाला भारत है, ये भारत क्या बदलने की पोजीशन पे है या बदल सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इस पर अपने जरूर विचार रखना। त्यागी जी। हाँ जी। एक स्पीच हमने कंगना रनौत का सुना, जिनको जैन जी प्रोटेस्टर्स से घिन आती है, और उसके बयान को तो क्या ही बोल के बताया जाए, लोगों को ज़्यादा पता है। और एक कंगना रनौत हैं। एक कल प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार सीरियस नहीं है, क्योंकि जो कमेटी इन्होंने बच्चों के लिए बनाई उसमें गौमूत्र विशेषज्ञ तक शामिल हैं। और एक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का भाषण है। इन भाषणों को हम कैसे समझें और ये देश को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? देखिए, अब देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं ये सवाल नहीं रहा। देश पिछले 12 साल से जिस राह पे चला है, उसने कितनी यात्रा तय कर ली और अब अगली उसकी क्या रूप होगा, ये देखने वाली बात है। देश तो चल पड़ा, जिस राह पे चल पड़ा, लेकिन इस देश के अंदर एक अंतर्निहित शक्ति है, वो लोगों को, विचारधाराओं को ठीक भी करना जानती है, और लोकतंत्र इसी का नाम है। आपने जिक्र किया कंगना रनौत से। देखिए, कंगना रनौत कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी है, उसको लाया गया है। उसकी कोई राजनीतिक पाठशाला नहीं है, उसने किसी विचारधारा का अध्ययन नहीं किया, वो कभी कार्यकर्ता नहीं रही। और आप देखेंगे इस तरह के लोग ही ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करने के लिए इस तरह की बात करते हैं, चाहे वो मनोज वाजपेयी हो, रवि किशन हो, या ये हो, या उठा के लाए गए लोग जैसे वो निशिकांत दुबे हों। आप इनको देखो कि भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन ऐसे सांसद हैं जो गाली गलौच में माहिर हैं, या इसको अपनी शक्ति समझते हैं कि इसके माध्यम से हम बहुत लंबी राजनीति कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन कौन देता है ना। अब सभी के सभी जो 543 सांसद हमारी लोकसभा में बैठते हैं और 250 से ज़्यादा राज्यसभा में, उसमें मुश्किल से 10-12 लोग ऐसे हैं जो बदतमीजी करते हैं, अभद्रता करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि वो चाहे किसी भी विचारधारा से हों, वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, या किसी भी दल से हों,
वो एक ट्रेनिंग के बाद पहुंचे थे। 20 साल, 30 साल, 40 साल उन्होंने सार्वजनिक जीवन में लगाए होते हैं और वो वहाँ से बहुत कुछ सीख के आते हैं। तो जब कोई नोवाइस इस तरह का नौसिखिया आता है राजनीति में, तो उसको चीज़ें नहीं पता होती। इसी कंगना राणावत ने ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता था यहाँ इतना काम करना पड़ता है। वो बोर हो गई थी, उसको नहीं पता था क्या, यानी उसे ही नहीं पता था कि लोकसभा के सदस्य के रूप में उसने क्या करना है। और अभी भी अच्छा ये ठीक है, आप नए हैं, आपको नहीं आता कुछ तो, लेकिन आप वो चीज़ों को सीखने की लालसा होनी चाहिए। आप अपने जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे सुनिए, सीखिए। तो वो माहौल भी नहीं है, वो चीज़ भी नहीं है। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथों में नहीं था, चीज़ें ठीक ठाक थी। ऑब्स्ट्रक्शन करना संसद में, उसको ना चलने देना, ये सब लोकतांत्रिक चीज़ें हैं। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ने बाकायदा ये कहा था कि हम संसद नहीं चल रही, तो ये एक हमारा तरीका है। 13 दिन तक, आपको ध्यान होगा 2012 में कोयला घोटाले पे 13 दिन तक भाजपा ने संसद नहीं चलने दी थी। आज भी जब सत्ता में आया तो उनको वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि संसद नहीं चलने दे रही। तो इतना तो चलता है कि ये भी एक तरीका है रोष प्रकट करने का, असहमति प्रकट करने का। लेकिन 2014 के बाद में गाली गलौज करने वाले और उपद्रवी तत्वों को बड़े शिखर से कहीं संरक्षण मिल रहा है, उनको प्रमोट किया जाता है और उनको डिस्करेज नहीं किया जाता, उनको कोई सजा नहीं दी जाती, उनसे कोई कहता नहीं कि तुम इस तरह की भाषा मत बोलो। तो कोई एक नीचकांत दुबे उठ के खड़ा होता और कहता कि नेहरू ही आस्था, कोई नहीं रोक रहा उसको, बल्कि उसको प्रमोट किया जाता है। जब किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मर्यादाओं और उसकी बात करते हैं, नियमों की, तो उस समय हंसी आती। वो कम से कम क्या लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं कह सकते कि भाई आप भी ये कर लो थोड़ा सा संसदीय आचरण? उसका तो बेचारे का बीपी बढ़ा रहता है जी, है ना। तो ये इस सारी अभद्रता को, सारी बदतमीजी को, चरित्र हनन के प्रयासों को जब ऊपर से संरक्षण मिलेगा और साथ में गारंटी मिलेगी कि आप इसी रास्ते पे चले तो आपकी प्रगति होती रहेगी लगातार, तो ये लोग और उत्साह से भर जाते हैं और फिर दुगनी ताकत से ही चीज़ें करते हैं। तो मेरा तो कहना ये कि जो 10-12 लोग इस तरह के हैं, जिसमें कंगना राणावत भी है, और इनको गंभीरता से नहीं लिए जाना चाहिए, इनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन दिखाते सारे इन्हीं के बयान है, टीवी पूरा इन्हीं के दिखाता हाँ, क्योंकि टीवी वही है ना कि गाली गलौज की संस्कृति हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। अब गाली को लेके देखो कितना बड़ा यहाँ चल रहा है। जैसे गाली कोई अभी 2-4 साल में विकसित हुई है गाली की परंपरा, और जो मेरा अध्ययन है उसके हिसाब से गाली तो वेदों में भी वर्णित है। वहाँ छोटी की मात्रा गाली की, यहाँ बड़ी है। गाली, गरही, कुछ इस तरह के शब्द आते हैं, संस्कृत से आएंगी चीज़ें। तो अब आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये विदेशी चीज़ की है। हाँ, एक दौर ऐसा था मुगल कालीन भारत में चीज़ों को, इन गालियों को यौनिकता से जोड़ दिया गया था, माँ बहन की गालियाँ देनी। और अब जिस मुगल परंपरा के, मुगल संस्कृति के पूरी तरीके से खिलाफ जो लोग हैं, वो इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं 2014 के बाद। और दूसरे एक ना पूरे देश को गालियां दी पाखंड बहुत है। मैंने धर्मेंद्र जी बहुत लोग देखे जो जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली वगैरह नहीं देते। मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप उनसे व्यक्तिगत बातचीत करोगे, अकेले में बैठोगे, तो वो इतनी गाली गलौज करते हैं कि फिर लगता है कि ये चेहरा इसका उस चेहरे से कैसे इतनी जल्दी अलग हो गया। आरएसएस के एक बहुत बड़े चिंतक हैं सर, थिंक टैंक हैं केरला से जी, उन्होंने बहुत अजीब सी बातें कही हैं। केरला में केस दर्ज हो गया उन पे। हाँ, वो कोई मोहनदास है, टीजी मोहनदास, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जंतर मंतर पर जो लड़कियां इकट्ठी हुई थी वो रेप कराना चाहती और वो कहीं कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करेंगी। दूसरे उन्होंने कहा कि गोली से उड़ा देना चाहिए, क्या हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, सिर फूट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो चलो बहुत छोटा सा आदमी है कहीं। एक इनके हैं एस गुरुमूर्ति, जो वास्तव में इनका थिंक टैंक है और आर्थिक मसलों पे इनको बहुत ज़्यादा सलाह देते हैं। उनकी भी यही सोच है। तो ये आर्थिक मसलों पे उन्हीं की सलाह से ये देश का कवाड़ा हुआ है। ये एस गुरुमूर्ति चलते हैं, बड़ा चर्चित नाम है और बड़ा विवादास्पद नाम भी है। उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को जो करना इसने कहा है टीजी मोहनदास ने, उसकी सबकी आमतौर पर पुष्टि की है मोटा मोटी। अभी कर्नाटक के एक विधायक ने यह कहा कि जिस तरीके से बाबरी का विध्वंस होता है वैसे ही राहुल गांधी के परिवार का भी विध्वंस जरूरी है। अब इन लोगों को कोई पनिश नहीं कर रहा, सजा नहीं दे रहा कि भी आप ये तो बात ना करो। अब कर्नाटक में चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो उस विधायक का शायद इलाज कर दिया जाएगा। अब आप इस तरह की बातें करोगे तो अब पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं किसी भी दल के, वो हमला करेंगे, बोलेंगे,
वो अब हर आदमी तो महात्मा गांधी नहीं है पार्टी के अंदर, हम्म, तो वो किस तरह की रिएक्शन होगी वो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये जो एक नई किस्म की राजनीतिक संस्कृति पैदा हुई है, अब इन्होंने कर ली है संस्कृति पैदा। अब जैसी एक नई संस्कृति से इनका पाला पड़ा पहली बार जनरेशन जेड से, तो इनकी जो गालियां थी वो तो हवा में उड़ गई, हवा में उड़ गई, हैं? छोटी पड़ गई। उन्होंने टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह का हमला करा है प्रधानमंत्री मोदी पे, वो उससे घबरा गई सारी की सारी आईटी सेल और इनके जो वो पेड वर्कर है ना। क्यों, अब इससे आगे कहाँ जाओगे, अब क्या करोगे? उन्होंने वहां पहुंचा दिया कि उससे पीछे पीछे ही आप रहोगे। लेकिन दुनिया देख रही इस चीज को कि आप किस सभ्यता और संस्कृति का दम भरते हो और वहाँ आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो। चलो मैं मानता हूँ बच्चे गाली दे भी देते हैं, लेकिन एक आपके बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का नेता और एस गुरुमूर्ति जैसे लोग, भाषा में गाली गलौच नहीं है, लेकिन इतना शाब्दिक हिंसा किसी भी तरह की हो सकती। तो अगर ऐसा प्रयोग हो रहा है तो अटल जी के ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, अडवाणी जी के ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, और दीनदयाल उपाध्याय वाली जो वो पहला वाला जनसंघ था उसकी भाषा ये नहीं थी। अंदर क्रूरता है, निर्मम है, हिंसा भी है, लेकिन भाषा को उन्होंने, और संघियों की भाषा के तो बड़े उदाहरण दिए जाते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं जी, और बहन को भगिनी, भ्राता, है ना। और मतलब भाषा तो इनकी काम बहुत उल्टे हैं, निधि थी बड़ी, है ना। और उस पे ही मतलब इस तरह की चीजें होने लगी। अब बिल बिला गए, तब अब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। भाई प्राइम मिनिस्टर क्या, भारत के प्राइम मिनिस्टर तो वो मनमोहन सिंह जी भी थे। इस दुनिया के हर आदमी की, जो मनुष्य है उसकी इज्जत होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पशुओं की भी इज्जत होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की डिसरिस्पेक्ट से ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? किसी की भी नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री की ना हो, राजनाथ सिंह को आप गाली दे लो, अमित शाह को गाली दे लो, ऐसे कैसे चलेगा है? और आप ये बताओ कि जब से ये सारी OTT जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, ये स्टैंड अप कॉमेडियन है, या फिल्मों में भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, घरों में बैठ के उसको देखा, क्या उसके खिलाफ कभी RSS ने, जो संस्कृति के पुरोधा बनते हैं, कभी कोई आंदोलन चलाया? आंदोलन क्या, इनकी सरकार रोकी लगा, कोई सांस्कृतिक आंदोलन चलाया? लेकिन दिक्कत यह है, इसी से इनके जो वोट बैंक हैं, जो अमीर तबका है, उनके घरों में बच्चे ये सारी हरकतें करते हैं, गाली गलौच भी, और इसके आगे भी बहुत कुछ करते हैं। नाइट क्लब्स में भी जाते हैं, ड्रग एडिक्ट भी करते हैं, तमाम चीजें करते हैं वो। ऐसा कोई अवगुण नहीं है जो इनके वोट बैंक में ना हो। लेकिन वहां करेंगे तो फिर थोड़ा ये आएगा कि भाई जो वहाँ मोदी करते हैं विदेशों में, फिर उन पर गलत असर पड़ेगा। तो आपने जानबूझ के अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसे मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया भारत को, और वहाँ चला दिए लोग कि अब कैसे वापसी होगी, कैसे पीछे जाएंगे, सोचना पड़ेगा। अच्छा, राहुल गांधी का जो संसद में भाषण है सर, हाँ, उसको किस तरह समझे हैं? क्योंकि वो उन्होंने कहा है कि इस देश में 3 तरह के लोग हैं। अभी तक ये मानना जा रहा था कि गांधी के लोग हैं या गोडसे की विचारधारा के लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहा अंधभक्त भी आ गए हैं, इडियट भी आ गए हैं। अब वो जो फाइटर लोग हैं वो भी आ गए हैं। इडियट पे तो बहुत ही बवाल हो रहा है। देखिए, किरण रिजिजू ने ये कहा कि ये शब्द शायद इसमें मेरे ख्याल से इडियट ही होगा ऐसा। अंधभक्त को तो अभी उस पर शायद अंधभक्त की तो नहीं हुई होगी, लेकिन अंधभक्त कहते ही तो उन्होंने खुद पे ले लेते हैं ना। ये जहां तक मैं पढ़ पाया हूं, उन्होंने कहा कि एक अंधभक्त वर्ग पैदा हुआ जो इडियट्स को फॉलो करता है। अब इसमें इडियट शब्द तो असंसदीय है, तो राहुल गांधी को भी संयम बरतना चाहिए। जो संसदीय भाषा, बहुत सीनियर हो गए, आज के थोड़े हैं, तो भाषा अपनी ठीक कर ले। उससे क्या होता है, वो जानबूझ के बोल रहे हैं, सही बोल भी दिया एक बार, तो उसको क्या है कि उसका फायदा उठाया जाता है कि संसद बहुत खर्चीला काम है डिबेट का। और मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी, अरे सभी चाहते हैं कि उन पे ये दोष ना मंडा जाए विपक्ष पे कि वो संसद नहीं चलने दे रहा, क्योंकि इससे अंततोगत्वा लाभ उन्हें होता है। भारतीय जनता पार्टी अंदर से ये चाहती है, सत्ताधारी दल ये चाहता है कि ये इस तरह की भाषा बोलें ताकि हमें मौका मिले और संसद ना चले। तो आप कई बार सत्ताधारी दल के ही हथकंडे का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा तो खैर इडियट कोई बड़ा ऐसा संसदीय शब्द भी नहीं था, लेकिन चूंकि वो सीधी चोट कर रहा था। अंधभक्त का मतलब है द बीजेपी, अंधभक्त किसी का वीडियो है, वो इडियट को फॉलो करते हैं। पार्क में वो बूढ़े अंकल इकट्ठा हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया, लेकिन कोई इज्जत ही नहीं दे रहा मोदी जी को। नहीं, भारत देखो कहीं से कहीं नहीं पहुंचा।
भारत तो गड्ढे में जा चुका। लेकिन इनको ऐसा ही लगेगा जिन लोगों ने पहली, आप ये बताओ, मेरी समझ में नहीं आती, मैं विकास को, डेवलपमेंट को कोई बहुत बड़ी चीज़ इसलिए नहीं मानता कि ये तो आपने जनता का जो टैक्स का पैसा है उसको खर्च करना ही करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। विकास तो यहाँ और पागल हुआ विकास पड़ा है। जो है वो ज़रूरतों के हिसाब से होता है। मैं पढ़ रहा था कि 1935 से और उसके जो विश्व युद्ध के बाद में अंग्रेज प्रति व्यक्ति 35 ग्राम चावल राशनिंग में देता था, और ये स्थिति हमारे 1952 तक रही है। नेहरू के सामने बड़ी चुनौती 30-35 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना था। वो भी कर सकते थे इस तरह की हरकतें, लेकिन उन्होंने ना तो अपनी अय्याशी पे, अपनी विलासिता पे कोई पैसा खर्च किया, और उन्होंने उस आदमी, उस वर्ग के बारे में सोचा जो भूखा मर रहा था। अब ये बताओ, अब भूख से बच्चे बिलबिला रहे हैं और आप कार खरीद के ला रहे हो, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, सही क्या है? तो नेहरू ने सीमित साधनों में सारी चीज़ें लड़ाई लड़ी। मतलब एक तरफ वो कृषि को बचाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वो बिजली पैदा करके उद्योगों को चलाना चाह रहे हैं, और वो उसकी सिंचाई के लिए काम कर रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, एक रिहंद बांध है सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश में, उसका 62 में जब उन्होंने उद्घाटन किया पंडित नेहरू ने, तो उस पर कॉस्ट आई थी 67 करोड़। उसमें से 24.5 करोड़ रुपया अमेरिका ने दिया था मदद के रूप में। यानी पैसा आपके पास है नहीं, चुनौतियां आपके सामने आर्थिक इतनी ज़्यादा हैं, हर वर्ग जो है वो ही चाह रहा है कि भारत, कोई कह रहा है कि मिक्स्ड इकॉनमी होनी चाहिए, कोई कह रहा था फ्री मार्केट कर दो, कोई कुछ कह दो। तो उस हालात में नेहरू ने अपनी समझ से जो निर्णय लिया वो ठीक था, और इसीलिए देश की जनता ने 52, 57, 62 लगातार उनको जिताया। तो अब आप सिर्फ ये नेशनल हाईवेज दिखा के, नहीं, उनमें तो घरें गिर रही, गड्ढे हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े, इनके बनाए हुए महीने महीने में पुल गिर रहे हैं। भाई आप अगर ये भी नहीं करते तो आप क्या करते? और लेकिन देखिए, बुनियाद आप कहते हो डिजिटल इंडिया बहुत बड़ी सफलता, मैं भी मानता हूँ डिजिटल क्रांति भारत में हुई है, लेकिन ये तब हुई है जब इसका सूत्रधार, इसका जो आधार है वो है कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर क्रांति हुई, टेलीकॉम रिवोल्यूशन हुई। कंप्यूटर आया तो अपने अटल जी बैलगाड़ी में गए थे। तो आप ये कह रहे हो, आप टेलीकॉम को भी नकार रहे हो, उस रिवोल्यूशन को, आप जो दूसरी क्रांति है वो उसकी इंडस्ट्रियल क्रांति, उन सबको नकार के अपनी अपनी वाली को कह रहे हो आप। आज अगर भारत की सड़कों पे 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही हैं, तो उससे पहले न तो ये कारें बनी थी और न ही आदमी इतना व्यस्त हुआ था कि जल्दी उसको जाना है। तो हर दौर में उस वक्त की जो आवश्यकता है उसके अनुसार आपने काम करना होता है, और वो काम आप सारे लोगों को, सारी जनता को एक साथ सारी सुविधाएं दे दोगे, संभव नहीं है। तो मैं इस डेवलपमेंट वाले प्लान को तो कुछ मानता ही नहीं, और ये उसका भी राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। इस नई जनरेशन को बता रहे हैं जिन्होंने भारत का 1950 के दशक का भारत, 60 का भारत, 70 का भारत देखा ही नहीं है। तो वो तो उस इतिहास से अगर वो लोग रूबर, अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि उसके माँ बाप ने, दादा दादी ने कितना संघर्ष किया है, उस संघर्ष को आप उससे वंचित रख रहे हो, और आप ये बता रहे हो कि जो मैंने किया है वो ठीक है, बस अब हम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। राहुल गांधी कोई व्यक्तिगत बात तो कहते नहीं, वहाँ लोग कहते हैं जी कांग्रेस भी बोल सकती है, ऐसी मैंने आवाज़ें सुनी। कांग्रेस, इनको ये कहना चाहिए 2024 के चुनाव में कांग्रेस को देश की जनता ने एक जिम्मेवारी दी है विपक्ष की, एलओपी की, है ना। ये शुरुआत वहीं से करेंगे। चलो एक बार ये मान लो, प्रियंका गांधी ने भी कहा कि एक सेशन बुला के नेहरू को गाली दे लो। मैं कहता हूँ कि चलो हमने मान लिया कि नेहरू अय्याश था, नेहरू का बाप मुसलमान था, नेहरू ने देश का कबाड़ा कर दिया, इंदिरा गांधी ने कतई खत्म कर दिया, बहुत चरित्रहीन लोग थे, सोनिया गांधी वार टेंडर थी। अब मुझे ये बताओ कि मेरे बच्चे को शिक्षा कैसे मिले और हमारा इलाज कैसे हो सस्ता? ये तो देशद्रोही बन जाओगे आप। चलो मान लिया हमने, हमसे लिखित में ले लो। अगर देश में किसी ने शिक्षा की, रोजगार की बात उठाई, वो देशद्रोही है इनकी नजर में। गांधी भी देशद्रोही था, सबको मान लिया। चलो ये सारे बच्चे देशद्रोही हैं, ये जितने जैन जी हैं। अब आज के दिन किसी आरएसएस या बीजेपी सपोर्टर से पूछ के देखो, जैन जी कहते हैं ना, माचिस की जरूरत नहीं है उसके, वैसे ही उसको चाहे बीड़ी सुलगा लो। मैं ये कह रहा हूँ 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, उससे पहले जनसंघ थी। 1980 से पहले जितने भी लोग सत्ता में रहे हैं उन सब ने इस देश को गड्ढे में डाल दिया, खराब कर दिया, संस्कृति खराब कर दी, संस्कार खराब कर दिए, एजुकेशन का भट्ठा बिठा दिया, सब बिठा दिया। और उससे पहले के सारे नेता, विशेषकर कांग्रेस के, वो सब चरित्रहीन थे और पता नहीं नाजायज औलादे थे और क्या क्या थे, जो कुछ है। अपना मन भर लो। अब ये बताओ कि इस भारत का क्या करोगे आप?
ये बाहर तो दिख ही रहा है जैसे सभी इस भारत के स्वाभिमान की रक्षा आप कैसे करोगे जहां कोई ट्रंप जैसा पागल 100 बार ये कह चुका कि मैंने समझौता कराया, जो रोज हमारे प्रधानमंत्री को डांट रहा है, हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा है। इसके लिए नेहरू परिवार जिम्मेवार है क्या? हो सकता है, संभव है। भाई खत्म करो, जनता ने तुम्हें 5 साल का मैंडेट दिया है, 14 में तुमको दिया, 19 में दिया, 24 में दिया, हम उसका सम्मान करते हैं। तो अगर वो देश की जनता आपसे पूछ रही है, 2024 में आपने बिल बनाया था ये वाला जो दिया है, और आज आपकी हालत ये देखिए कि आप सदन चल रहा है, संसद चल रही है, आप उसमें बिल नहीं लाते, 3 दिन पहले से चिल्ला रहे हो कि ऐतिहासिक बिल है, ऐतिहासिक बिल है। जो प्रोसीजर है उस तक को अडॉप्ट नहीं कर रहे आप। मोदी जी आकर सोशल मीडिया के थ्रू बता रहे ना कि हमने वो नीलकर्णी के, क्या नाम उनका, नंदन नीलकर्णी के नेतृत्व में ये बनाई टास्क फोर्स। ये घोषणा तो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। तो आप संसदीय जो संस्थान है उन तक की मजाक उड़ा रहे हो, और पागल ये कहेंगे फिर क्या कर दिया, फिर अगर कह दिया सोशल मीडिया पर तो क्या हो गया। ये इनका तरीका है बात करने का। वैसे मोदी जी हैं का, आज उनका एक वीडियो देखा था, नड्डा जी उनके साथ ही गाड़ी में बैठ के आए और बाकायदा वीडियो बन रहा है, और वीडियो बन के जब वो उतरते हैं तो ये मोदी जी थोड़ा पोज लेते हैं, उसमें कैमरा का मैन वगैरह सेट हो जाए, तो बिल्कुल गाड़ी जब रुक जाती तब ये उतरते हैं। तो इतनी देर में नड्डा दूसरी साइड से उतर के घूम के हाथ में फूल लिए खड़े थे, उन्हीं की गाड़ी में बैठ के आए, उन्हीं को फूल दे रहे थे। लेकिन संसद में तो अभी तक इनका कोई वक्तव्य नहीं आया है। वो पता नहीं संसद में आके या तो अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं, एक ऑफिस उनका भी होता है ना अलग से बैठने का। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है, इस पे भी अंधभक्त कुछ और कह रहे हैं और जो लोग दिख रहा है वो सामने कुछ और है, कि वो साफ दिख रहे हैं कि नड्डा कूद के उधर से आते हैं। हाँ, उधर से आए आगे से फूल लेके, वही फूल लेके फिर अंदर चला जाता है। तो ये जो हरकतें करते हैं ना, ये इनका जो मूल चरित्र है उसके से मिलती जुलती है। ये सब पहले तय कर लेते हैं, हर चीज में ड्रामेबाजी चाहिए। हाँ, लेकिन सुखद बात यह है कि प्रधानमंत्री के साथ उस पे कोई बैठा, उस गाड़ी में उनके साथ कोई बैठा, बेशक उसका मकसद सिर्फ ये रहा हो कि भी और कोई नहीं मिल रहा और तुम ये अपना वाला ये ले जाना फूल और इधर से कूद के आना चोर रास्ते से और दे देना। गृह मंत्री भी नहीं दिखाई दे रहे इस सत्र में, तो उनका भी कोई बयान। हालांकि राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही सुलझे हुए, देखो ये धर्मेंद्र जी जब ये दिखाई नहीं देते हो ना, तो उस समय देश को चिंतित होना चाहिए। पहली बात मैं बता रहा हूँ, ये जब जितने दिन आंदोलन चला है जैन जी का, उस समय इन्होंने अगले लापता सही थे, अगले 6 महीने की योजनाएं बना ली थी। इनका सारा फोकस मीडिया नैरेटिव मैन्युफैक्चरिंग पे जाता है, कैसे करना है, पीआर रिलेशंस पे जाता है। पीआर के लोगों ने ही इनको समझाया कि जी अब हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, इस समय आप खुद ही आ जाओ, रील बना लो। इन्होंने कहा कि मंत्रियों तुम भी रील बनाओ। इनका, जैसे हमने पहले भी कहा था, एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र प्रयास, अपनी जो तथाकथित जो छवि इन्होंने गढ़ी है झूठ के आधार पे, उसको बचाए रखना है, क्योंकि उसी से काम चल रहा है इनको और कुछ नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री भी क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल क्रिएटर बन गए हमारी तरह। इंस्टाग्राम पे आ गए, इंस्टाग्राम किसी ने उनको समझा दिया। हाँ, इंस्टाग्राम पे रहोगे तो ही जैन जी तक पहुंच सकते हो। सब मैन्युफैक्चर्ड मामला है। लेकिन अब पहली बार इनको टक्कर होगी जैन जी से, जो गाली भी देती है, वो जो पुलिस वालों को पीट भी सकती है, हालांकि गलत है। नहीं, उसमें कई तरह के, अभी जो कहा है नड्डा ने, या किसी मंत्री का बयान है, पता नहीं किसका था, कि नीट का एग्जामिनेशन का कार्ड दिखाओ और उसको मतलब पुलिस नहीं पकड़ेगी। वो आंदोलन तो सबका बन चुका था, वहां के लिए नीट वाले इतने बदमाश है कि वहां जो पत्थर का ट्रक पकड़ा गया था ना, उसका एक्सीडेंट हुआ था और पार्लियामेंट थाने में उसकी रिपोर्ट, हरियाणा का ये वो ट्रक है, पार्लियामेंट के थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज है। फिर उसको 3 अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं कि उस दिन आया था, उस दिन खाली करा गया था। इन्होंने उठा के उस ट्रक को इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑफिस के पास खड़ा कर दिया। कितना दिमाग लगा रहे हैं। अरे वो तो पुलिस की कस्टडी में है ट्रक। ट्रक घूम रहा है इधर उधर, ट्रक घूम रहा उधर। तो यही था, ये सिद्ध कर दें कि ये तो कांग्रेसी का ट्रक है, और वो इतने बदमाश हैं, वो कौन सा शरीफ आदमी है, वो ट्रक वहां ले जाएंगे। ये तो पहली बार मोदी ने चुनौती दे दी। नहीं, कांग्रेस की तो बाप है। हालांकि मोदी जी अब बैठे तैयारी तो कर रहे होंगे कहीं अपने स्पीच की, कुछ देंगे धमाकेदारी वो। हाँ, नहीं, वो जब मैंने कहा ना कि जब वो दिखे ना, चुप हो, तो समझिए हमला बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ मेरे ख्याल संसद में टीपी तो नहीं लगाया जा सकता ना। वो आते भी हैं तो वो उनको पता है एक चीज का फील का वो आनंद लेते हैं। जब वो जैसी एंट्री होगी सारे खड़े हो जाएंगे,
और वो जो करते हैं मोदी मोदी, उसका आनंद लेने के लिए आते हैं। अच्छा, वो मजा 2-3-4 मिनट रहता है, 5 मिनट। जब वो देखते हैं कि या तो उन्होंने खुद बोलना हो, सौभाग्य दुर्भाग्य से कि वो बोलते भी हैं कभी कभी, तो या उन्हें ये पता कि राहुल प्रियंका या कोई और ऐसे बोलेंगे, तो वो चुपके से उठेंगे, फिर लोग पीछे पीछे भागते हैं उनके, है ना? आजकल एक और जाके वो संसद में अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं और फिर निकल लेते हैं, क्योंकि संसद में उनकी कोई रुचि है नहीं। उन्होंने पहली बार जब आए थे अपना माथा मारा था टेक के उस पर पूरी तरीके से, और उसी दिन मुझे पता चल गया था कि ये ढोंग की पराकाष्ठा है और कुछ और ही होगा। पाखंडी बहुत हैं जी। और ये मैं सर इनको ना, मेरी मतलब मैं समझता था कि विचारधाराएं अपनी जगह कायम रहनी चाहिए, लेकिन जिस दिन राम मंदिर चंदा चोरी का मुझे पता चला ना सर, उस दिन सच बताऊं, नजरों से गिरे हैं ये, लोगों की नजरों से गिरे हैं। मतलब जो इनकी आस्था का केंद्र बिंदु राम मंदिर, भगवान राम का चंदा भी खा गए जी ये लोग। इनकी आस्था किसी भी चीज में नहीं है, ये आस्थाहीन लोग हैं, विचारहीन लोग हैं, संस्कारहीन लोग हैं। इनकी सारी चीजें ये हैं कि तुम करो, तुम फॉलो करो इसको, हमें मजे लेने दो। मैं कई बार पहले भी कहा मैंने, भाई एक संगठन है जो राष्ट्र की बात करता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्र की बागडोर उनके पास आती है, वो देश में नफरत का माहौल बना देते हैं। वो ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही देश की बागडोर उनके पास आती है, वो बेईमानी में लिप्त हो जाते हैं, करप्शन बढ़ जाता है। तो जैसे ही संस्कारों की ये बात करते हैं, पता चलता है इनका व्यक्तिगत चरित्र ही बहुत खराब है। तो ये लोग मतलब इतने दोगले चरित्र के लोग हैं सर, इन पे कोई यूथ कैसे भरोसा करेगा? दोगले तो छोटा शब्द है, ये चौगले चरित्र के चौगले ये मल्टी कलर्ड हैं इनकी, मतलब ईस्टमैन कलर फिल्म है इनकी। ये इनके यहाँ कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी और दुनिया भर के बदमाश गुंडे इकट्ठे हो रहे हैं, सम्राट चौधरी जैसे मान लो आप कितना बड़ा आंदोलन जैन जी का हुआ, इन्होंने अपना शिक्षा मंत्री तक हटाना पड़ा। वो शिक्षा मंत्री संसद में जाता, उसको मुकुट पहना रहे हैं। अब जो दूसरे वाले आए हैं उन पे भी हमला प्रियंका गांधी ने करा है कि वो रेपिस्टों के बारे में उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला हुआ है, बोला था, क्योंकि वो फैक्ट्री एक ही है ना, है। हालांकि वो ग्रेस बीए पास है वो शिक्षा मंत्री, बहुत बढ़िया, लेकिन आरएसएस चलाता है शिक्षा मंत्री का ज्यादा सा योगदान भी नहीं है। नहीं, उनको क्या, वो तो उन्होंने, आप मोहन भागवत जी ने कह दिया कि पाठ्यक्रम में जो प्राथमिक वर्ष है आपके, उनमें भगवानों उसमें भगवान और देवी देवताओं के बारे में बताओ। हालांकि हिंदू समाज में पढ़ाना चाहिए, न्यूटन पढ़ाना चाहिए इनको। हिंदू धर्म में अधिकांश बच्चे 95% से ज्यादा जिस वातावरण में पैदा होते हैं, वहाँ आंख जब खुलती है तो देवी देवता ही नजर आते हैं, और माँ बाप और घर का माहौल पूरी तरह से उल्टा पीछा जुड़ाने की जरूरत है जी उनका। तो उसमें कैसे उनसे आप क्या आह्वान कर रहे हो कि वो घर पे भी देवी देवताओं के उसमें रहे, पूजा पाठ में, स्कूल में भी रहो, और स्कूल में भी रहे। साइंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, साइंस के तो ये दुश्मन है, साइंस की जरूरत ही नहीं है। और डॉक्टर मोहन भागवत जो है, ये भी डॉक्टर है ना, पशुओं के डॉक्टर रहे हैं। अच्छा, अब ये वहां से निकल नहीं पा रहे, पशुओं को डील करते करते पता नहीं इन्होंने मनुष्य को भी पशु ही मान लिया। जाएंगे तो ये भी जलील हो गए सर, कभी छोड़े तो नहीं। अब आप कौन हो? आप ये बताओ यार, आपको टैक्स दे दिया, पैसे दे दिए, आप सड़क उड़क बनाओ, बिजली उजली दो, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। आप शिक्षा नीति क्यों बता रहे हो? या तो प्रहलाद जोशी को उन्होंने समझाया कि शिक्षा का भगवाकरण करो, इस तरीके से शिक्षा दो। और अगर करना ही है तो फिर ऐसे बता के मत करो। किसी के बच्चे को बेवकूफ भी बनाना चाहते हो तुम, और बता के बना रहे हो। हाँ, मैं तो कहता हूँ एक संस्कार यूनिवर्सिटी होनी चाहिए संस्कारों के लिए, और उसमें उसके कुलपति बनने चाहिए नीचकांत दुबे, और कंगना रानावत बननी चाहिए उसकी, क्या बनाओगे, रजिस्ट्रार। पर वो तो फाइल तो नहीं, वो फाड़ देगी फाइल वो मतलब कुल गुरु बन जाए, कुछ भी एक ही बात है। तो ये देश की शिक्षा और संस्कारों की जो जिम्मेवारी है, ये इस दुबे को और कंगना रानावत को दे देनी चाहिए। दोस्तों, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए स्कूल में? क्या देवी देवताओं या किसी भी धर्म के? अब कल को पाकिस्तान ये कह दे कि वो जो स्कूल में हैं वो सिर्फ अल्लाह के बारे में पढ़ाएंगे, तो देश धर्म से नहीं चल सकता। देश और दुनिया विज्ञान से चलेगी। लेकिन ये हमारे माथे को कुंद कर रहे हैं, हमारे बच्चों को कुंद करना चाहते हैं। और इनकी संस्कृति, इनका राष्ट्रवाद, ये तो सब आप लोगों ने 2014 से देख ही रहे हो। अभी और क्या क्या देखना है, ये वक्त
हमारे सामने लेकर आएगा, क्योंकि इतना जल्दी तो ये जाने वाले भी नहीं है। बहुत ही कुटिल और गहरे लोगों के हाथ में साजिश सत्ता आ चुकी है और ये इसका पूरा दोहन करेंगे दुधारू पशु की तरह सत्ता का। हालांकि भाषा की जिसकी ये बात करते हैं, खुद इनकी भाषा आप देख लीजिए कैसे कैसे शब्द ये बोलते हैं, कैसा इनका राष्ट्रीय संस्कृति के घोतक हैं ये लोग। तो ये इनका जो चरित्र है वो दोगला है। इसी वजह से आज ये जो जेन जी जनरेशन है उसके निशाने पे हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को, इन ढकोसलों को नहीं मानते। अगर ये गाली देना जानते हैं तो वो इनसे 10 गुना गाली देना जानते हैं। वो अगर ये थोड़े क्रिएटिव हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, और ये लड़ाई इसी चीज़ की यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। अभी और तीखा विभाजन होगा, अभी और तीखे हमले एक दूसरे पे होंगे, और लास्ट में वही बचेगा जो सही होगा, जो मौलिक होगा। तो आप भी राहुल और प्रियंका और कंगना ने जो भी कहा है संसद में, आप इस बारे में आप अपने विचार जरूर हमारे साथ साझा करना। और ये जो देवताओं वाला मामला ना, देखिए इसमें ऐसी कहानी भी हमें पढ़ानी पड़ेगी कि जो देवताओं के राजा इंद्र, वो कैसे भेष बदल के अहिल्या के आश्रम में घुस गए थे, है ना, और मतलब उसके पति का रूप बदल लिया। ये कपोल कल्पित कहानियां हैं सर। यही तो पढ़ाएंगे आप देवताओं के नाम पर, और क्या बताओगे? देवताओं ने कोई इन्वेंशन तो करे नहीं, तो ये सारी पढ़ानी पड़ेंगी। तो अब वो है ना, दर्शकों को पता होना चाहिए कि भाई ये किस तरह की शिक्षा आने वाली है, कि उसमें देवादिदेव देवराज इंद्र जो हैं वो क्या करते हैं, वो हरकतें भी बतानी पड़ेंगी। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।